ये स्टूडेंट, आज हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने कॉन्शियसनेस, एक्टिविटी, परसेप्शन एंड इमोशंस के बारे में थिंकिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डिस्टर्बेंस इन इमोशन। मतलब जो हमारे पास जितने भी इमोशंस होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था इमोशंस में दो तरह के बताए थे कि दो तरीके का इमोशंस आता है, मूड और अफेक्ट। कितने तरीके का आता है? मूड और अफेक्ट। मूड क्या है? फॉर प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड जो इमोशन हमारे साथ रहेंगे उसको हम लोग मूड बोलते हैं। और जो छोटे टाइम के लिए, जो कम टाइम के लिए हमारे इमोशंस रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? अफेक्ट। जब इस इमोशन में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, इमोशन बढ़ने लगे, कम हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोल देते हैं? डिस्टर्बेंस इन इमोशन। डिस्टर्बेंस इन इमोशंस। तो अब हम लोग बात करते हैं, देखो क्या होता है बच्चों, डिस्टर्बेंस इन इमोशंस में हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे। पहला आएगा प्लेरेबल इमोशंस। प्लेरेबल इमोशंस, ऐसे इमोशंस जिसको हम इंजॉय कर सकते हो। प्लेरेबल का मतलब क्या होता है? इंजॉयबल। इंजॉयबल इमोशंस भी आप उसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। यहां पर क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है बच्चों यूफोरिया, फिर आता है इलेशन, फिर आता है एक्सलेशन, और फिर सबसे लास्ट में आता है बच्चों एक्सटेसी। क्या आता है? एक्सटेसी। ECSTACY, एक्सटेसी। ये चार क्या होते हैं हमारे पास? प्लेरेबल इमोशंस होते हैं, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं विद फुल ऑफ हैप्पीनेस। एक्सेप्ट फर्स्ट, ऑल दीज थ्री सिम्टम्स आर नॉर्मली सीन इन मेनिया। कौन सी डिजीज कंडीशन में देखा जाता है? इन तीनों को मेनिया में देखा जाता है। सेकंड पॉइंट आता है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आता है, पहला कौन सा था? प्लेरेबल, जिसको हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों अनप्लेरेबल इमोशन। अनप्लेरेबल इमोशन, इसमें दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आएंगी। सबसे पहला आता है डिप्रेशन। क्या आता है? डिप्रेशन। और दूसरा आता है बच्चों grief process. I have already discussed about grief process, which was given by Kubler-Ross in 1952, and it has 5 stages. DABDA. D for denial, A for anger, B for bargaining, and after that A for acceptance, and last one is depression. So unplayable emotions are 2, डिप्रेशन एंड ग्रीफ। और सबसे लास्ट में क्या आएगा हमारे पास? जो मेन थर्ड टाइप रहती है बच्चों, वो रहती है अदर्स इमोशंस। कौन से रहते हैं? अदर्स इमोशंस। देखो बच्चों क्या होता है, पहला आता है, इसमें ए पॉइंट बना करके चल रहा हूं, उसमें फर्स्ट आता है ब्लंट अफेक्ट। क्या आता है? ब्लंट अफेक्ट। दूसरा फ्लैट अफेक्ट। थर्ड वन अपैथी। फोर्थ वन लेबाइल अफेक्ट। बस एक बार इनके नाम लिखते चले जाओ आप लोग, सिर्फ उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। बी पॉइंट, पहला क्या हुआ? ए पॉइंट। फिर दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास? बी पॉइंट आ रहा है बच्चों। बी पॉइंट में क्या है? देखो ध्यान से देखना, एंजाइटी, फियर, थर्ड वन एजिटेशन, एंड फोर्थ वन इज पैनिक। क्या आता है फोर्थ वन बच्चों? पैनिक होना। अब इसी को मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूं, सी पॉइंट इधर लिख रहा हूं मैं। फिर आता है बच्चों हमारे पास अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। मैं आप लोगों को यहां पर यह भी बताऊंगा कि कौन सा 4A साइन है स्किज़ोफ्रेनिया का, कौन सा नेगेटिव सिम्टम्स है और कौन सा टिपिकल सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया, कौन से ओल्ड सिम्टम है, कौन से न्यू सिम्टम्स हैं। तो प्लीज बी फोकस्ड ऑन दैट। अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। सेकंड वन आता है बच्चों एम्बिवेलेंस, एंड थर्ड वन इज एनहेडोनिया, and last one is anhedonia. These three are most important, and last one is D-point. There are 3 more types. First one is depersonalization, खुद से खुद को अलग कर लेना, depersonalization. नेक्स्ट आता है derealization, खुद को रियलिटी से अलग कर लेना।
मतलब क्या होगा बच्चों, डीरियलाइजेशन, रियलिटी से खुद को क्या कर लेना, अलग कर लेना, या फिर इन्वायरमेंट जो हमारी सराउंडिंग है उससे क्या करना, खुद को विड्रॉल कर लेना, बिल्कुल अलग रखना। नेक्स्ट वन आता है बच्चों मूड स्विंग। मूड स्विंग, कभी खुशी कभी गम वाली हरकतें कौन करेगा, मूड स्विंग वाला पेशेंट करने की कोशिश करता है। ये क्या हो गया, हमारे डिस्टर्बेंस इमोशंस में हम लोगों ने क्या किया, इतने टाइप्स के बारे में हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। एक और लिखना यहाँ पर एलेक्सीथाइमिया, यहाँ पर एनहेडोनिया के नीचे एलेक्सीथाइमिया। कितने हो गए बच्चों अब ये 15 हो गए ये टोटल पॉइंट, और ये कितने हो गए 6। तो 21 टोटल डिस्टर्बेंस किसमें देखी जाती है हमारे पास, इमोशंस में। हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेरेबल इमोशंस। प्लेरेबल इमोशंस, इफ वी डिस्कस अबाउट मेनिया, अगर हम लोग मेनिया के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं बच्चों, इन डिस्टर्बेंस में से ही क्वेश्चन आएंगे। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि माइल्ड मेनिया, सीवियर मेनिया, मॉडरेट मेनिया, फिर फेज 1, फेज 2 और फेज 3, या फिर स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 मेनिया किसको क्लासिफाई करेंगे। अब यहीं से इसको अच्छे से क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग इसको प्लीज थोड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूफोरिया की। सबसे पहले किसके बारे में पढ़कर चलेंगे, यूफोरिया। हमेशा याद रखना बच्चों, क्या होता है यहाँ पर, फीलिंग ऑफ वेलबींग। फीलिंग ऑफ वेलबींग, फीलिंग ऑफ वेलबींग का मतलब क्या है, जब पर्सन बहुत ज्यादा खुश हो जाए। क्या होता है जब पर्सन बहुत ज्यादा खुश हो जाए, तो मैं नीचे की तरफ लिख सकता हूं फीलिंग ऑफ एक्सेसिव हैप्पीनेस। क्या होगा, एक्सेसिव हैप्पीनेस। इस एक्सेसिव हैप्पीनेस का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कि किसी की मैरिज फिक्स कर दी गई, किसी बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन अगर आप लोग करते हो, तो पर्टिकुलर पर्सन क्या हो जाता है, एक्सेसिव हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुश हो जाए इस कंडीशन में, उसको क्या बोल दिया जाता है, यूफोरिया। एग्जाम्पल में लिख सकता हूं, इट मे बी नॉर्मल, ये क्या माना जा सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, और कैन बी नेम्ड एज माइल्ड मेनिया। क्या बोला जा सकता है बच्चों इसको, माइल्ड मेनिया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रीटेड, कैन बी इजीली ट्रीटेड। ये आप लोग मेनली याद रखना, ठीक है। माइल्ड मेनिया है, कैन बी इजीली ट्रीटेड। नेक्स्ट वन की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों की, क्या होता है देखो, कैन बी नेम्ड एज माइल्ड मेनिया, कैन बी इजीली ट्रीटेड। दूसरा इसको क्या बोला जाता है, हम लोग इसको बोल देते हैं स्टेज 1 मेनिया। क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको, स्टेज 1 मेनिया या फेज 1 ऑफ मेनिया। ये क्या हो गया, यूफोरिया। क्या हो गया बच्चों, यूफोरिया। नॉर्मल लाइफ में भी क्या हो सकता है, इसको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूं इलेशन। इलेशन का मतलब होता है सडन इंक्रीज। क्या होता है बच्चों, सडन इंक्रीज। नेक्स्ट वन आता है इलेशन। इलेशन का मतलब क्या होता है, सडन इंक्रीज। मैंने आप लोगों को यूफोरिया में क्या बताया था कि क्या होता है, एक्सेसिव हैप्पीनेस या फीलिंग ऑफ वेलबींग वहां पर प्रेजेंट होती है। यहां पर क्या होगा, इलेशन में हमेशा याद रखना यूफोरिया, यूफोरिया भी इंक्लूड करेगा ये, प्लस में इंक्रीज्ड बायोलॉजिकल ड्राइव, इंक्रीज्ड बायोलॉजिकल ड्राइव। बायोलॉजिकल ड्राइव्स का फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को बोलता हूं, कई सारी चीजें आ सकती है जो हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल इंक्रीज सेक्सुअल ड्राइव, इंक्रीज सेक्सुअल ड्राइव, अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट सेक्स। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, ये सब चीजें किस में देखने को मिल सकती हैं, इलेशन में। यूफोरिया प्लस इंक्रीज्ड बायोलॉजिकल ड्राइव, तो आप लोग इसमें लिख सकते हो इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर्स। और यहां पर क्या बोल सकता हूं मैं इसको, स्टेज 2 मेनिया। स्टेज 2 मेनिया विल टेक 2 to 3 months टू ट्रीट। 2 से 3 महीने में क्या लगेंगे इसको ट्रीट होने में, इसको लग जाएगा, लेकिन फिर भी फर्दर ट्रीटमेंट चलता रहेगा। सिम्टम्स के रिलीविंग के लिए क्या होता है, 2 से 3 महीने का टाइम यहाँ पर लग सकता है। नेक्स्ट अब आप लोग देखो बच्चों की क्या होता है,
एक्सहेलेशन, इस इलेशन का याद रखना, सडन इंक्रीज, एकदम से बढ़ जाना, सडन इंक्रीज या सडन इंक्रीमेंट इन मूड ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट वन आता है बच्चों हमारे पास, क्या आएगा? थर्ड वन इज एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना। यहां पर आप लोग इसमें क्या लिखोगे? इलेशन प्लस डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, देखो क्या मतलब है इसका। इलेशन में मैंने क्या बताया आप लोगों को? इंक्रीज्ड एक्सेसिव हैप्पीनेस हो गया, प्लस में क्या था? इंक्रीज बायोलॉजिकल ड्राइव्स, मतलब उसके जो सेक्सुअल डिजायर्स वगैरह थी, एबनॉर्मल एक्टिविटी जितनी भी थी वो क्या हो गई? वहां पर सारी की सारी बढ़ चुकी थी। उसके साथ में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मतलब क्या समझता है वो? खुद को गॉड एलमाइटी समझता है वो। क्या समझता है? गॉड एलमाइटी समझता है वो अपने आप को, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि वहां पर खुद को क्या बोलता है वो? सुप्रीम पावर। क्या बोलता है? सुप्रीम पावर, सबसे ज्यादा ताकतवर मैं ही हूँ, मेरी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। वो किस चीज में देखने को मिलता है बच्चों? एक्सहेलेशन में वो सब देखने को मिलता है। इलेशन प्लस डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, इसको बोला जाता है बच्चों स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड मेनिया, या आप लोग क्या बोल सकते हो इसको? सीवियर मेनिया। क्या बोल सकते हो बच्चों? सीवियर मेनिया बोल सकते हो। अच्छा सॉरी, एक चीज याद रखना, मैं इलेशन को बताना भूल गया, इसको बोलते हैं मॉडरेट मेनिया। क्या बोलते हैं? मॉडरेट मेनिया। सबको दिख रहा है ये? इसको क्या बोलते हैं? मॉडरेट मेनिया। नेक्स्ट वन आता है अब हमारे पास एक्सट्रेसी। एक्सट्रेसी, इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस। क्या होता है बच्चों? एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, बिना बात के कपड़े खरीदेगा, बिना बात के खाना खाएगा, बिना बात के अपनी उल्टी हरकतें करेगा, बिना बात के ही उसके किसी न किसी तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता रहेगा। एक ऐसी कंडीशन जहां पर नो सेंस ऑफ वेलबींग, खुद के जिंदगी में होने का कोई भी एहसास उस आदमी को नहीं रहेगा। नो सेंस ऑफ वेलबींग, खुद के बारे में इसको कोई नॉलेज नहीं रहेगी, उसको क्या बोल दिया जाता है? एक्सट्रीम। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सट्रीम हैप्पीनेस। और सेकंड पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों इस टाइम पे? ऐसी कंडीशन में रेमिनेंट मेनिया। क्या बोला जाता है इसको? रेमिनेंट मेनिया। क्या बोला जाता है इसको? रेमिनेंट मेनिया। याद रखना यहां पर कौन सा डिल्यूजन देखने को मिलता है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अगर आप लोगों से कहीं पर पूछ लिया जाए, देखो प्लीज ध्यान से सुनना, मैंने पहले स्टेज वन में बोला माइल्ड मेनिया, सेकंड में बोला मॉडरेट मेनिया, थर्ड में बोला सीवियर मेनिया, फोर्थ वन में बोला रेमिनेंट मेनिया। एक ऐसा मेनिया जिसको ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, और उसको आप लोगों को ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में क्या देना पड़ेगा? वहां पर ईसीटी आप लोगों को देना पड़ेगा। या आप लोग मेनली याद रखना, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन किसमें देखने को मिलता है बच्चों? हमारी स्टेज फोर्थ में हम आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, होता क्या है देखो। दूसरा, ये हमारे 4 टाइप हो गए मेनिया के। एक्सटेसी की जगह पर कहीं पर आप लोगों को डिलीरियस मेनिया भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या मेनिया लिखा हुआ मिल सकता है? डिलीरियस मेनिया आप लोगों को लिखा हुआ मिल सकता है। डिलीरियस का मतलब क्या होता है? डेंजरस। डिलीरियस का मतलब क्या होता है? डेंजरस। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं हम लोग डिस्टर्बेंस इमोशंस में। डिप्रेशन में आप लोगों को डिजीज कंडीशन में समझाऊंगा। दूसरा जो ग्रीफ प्रोसेस है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, वो टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, अदर्स डिस्टर्बेंस इन इमोशंस। अदर डिस्टर्बेंस इन इमोशंस, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग विद ब्लंट अफेक्ट। ब्लंट अफेक्ट, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं बच्चों? डिक्रीज्ड इमोशंस, डिक्रीज्ड इमोशंस बट नॉट मोर देन नॉर्मल। बट नॉट मोर देन नॉर्मल।
कि क्या हो गए, किसी भी पेशेंट के इमोशंस क्या हो रहे हैं वहां पर, कम हो रहे हैं। इमोशंस क्या हो रहे हैं वहां पर, कम हो रहे हैं, बट नॉट मोर देन नॉर्मल। इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही क्या हो गए वहां पर, कम हो चुके हैं, लेकिन क्या है, डिक्रीज इमोशन बट नॉट मोर देन नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से बिल्कुल कम नहीं हुए हैं। या मैं दूसरा क्या लिख सकता हूं बच्चों, डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस बट remains less than normal। कि क्या हो गया है, हमारे पास जितने भी इमोशंस हैं उनकी इंटेंसिटी क्या हो गई है, बिल्कुल कम हो गई है। प्लेरेबल इमोशंस जितने भी हैं उनकी इंटेंसिटी क्या हुई, कम हुई। दूसरा मैंने क्या लिख दिया, बट रिमेन्स लेस देन नॉर्मल, बट ये क्या है कि नॉर्मल से कम हो जाएंगे, तभी तो क्या होगा कि इमोशंस कम हो रहे हैं, हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कहां पर देखने को मिलता है ये, स्किज़ोफ्रेनिया। कहां पर देखने को मिलेगा स्किज़ोफ्रेनिया, लिख लेना, नेगेटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। मतलब क्या है, हमारे बिहेवियर में से क्या हो रहा है, ये इमोशंस कम हो गए। मैंने कल क्या बोला था कि कोई भी नेगेटिव सिम्टम है, आप लोग इसको कैसे याद रखोगे, व्हेन एनी बिहेवियर हैज बीन डिक्रीज्ड इन आवर नेचुरल बिहेवियर फ्रॉम आवर नेचुरल बिहेवियर। जो हमारा नेचुरल बिहेवियर था उसमें से कोई भी चीज अगर कम हो जाती है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, नेगेटिव सिम्टम्स। और कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर जुड़ जाए हमारे बिहेवियर में, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव सिम्टम बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कहीं पर क्या हो गया है, पॉजिटिव बिहेवियर नहीं, पॉजिटिव सिम्टम्स बोलना उसको। फॉर एग्जाम्पल कि वहां पर क्या हो गया, डिल्यूजन ऐड हो गया हमारे साथ, डिल्यूजन आ रहे हैं हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स। कि हमारी नॉर्मल लाइफ में कोई ना कोई चीज ऐड हो गई है, ठीक है। तो प्रेजेंट इफेक्ट क्या होता है बच्चों यहाँ पर, कि इंटेंसिटी इमोशंस की कम होगी। कैसे इमोशंस, हमेशा याद रखना, प्लेरेबल इमोशंस। कैसे इमोशंस होंगे, प्लेरेबल इमोशंस, ठीक है, बट रिमेन्स लेस देन नॉर्मल। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लैट अफेक्ट। फ्लैट अफेक्ट लिख सकता हूं मैं, नियरली एब्सेंस ऑफ टोटल प्लेरेबल इफेक्ट या इमोशंस। नियरली एब्सेंस ऑफ टोटल प्लेरेबल इमोशंस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पेशेंट हो तो उसमें क्या हो सकता है, जितने भी प्लेरेबल इमोशंस वो फील कर सकता है वो ऑलमोस्ट क्या हो गए हैं बच्चों, एब्सेंट हो गए। नियरली एब्सेंस ऑफ टोटल प्लेरेबल इमोशंस, ये भी क्या होता है, नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो इसका मतलब कहां पर देखने को मिलेगा, ये स्किज़ोफ्रेनिया में। याद रखना, स्किज़ोफ्रेनिया में नेगेटिव सिम्टम्स होता है। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन मार्क 2019 ESIC, माफ करना, रेलवे RRB 19 जून आई थिंक, सेकंड शिफ्ट, जो 12 बजे की शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 2020 मॉर्निंग को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2016 में भी DSSB का जो पब्लिक हेल्थ नर्स का PHN का जो एग्जाम हुआ था वहां पर भी ऑलरेडी क्या किया गया है, इसको पूछा गया है। नेक्स्ट आता है बच्चों अपैथी। नेक्स्ट वन क्या आएगा हमारे पास, अपैथी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट मी प्रोसीड अहेड। अब हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, अपैथी। नेक्स्ट वन इज अपैथी। सो अपैथी मीन्स दैट लॉस ऑफ प्लेरेबल इमोशंस और टोटल इमोशंस। क्या बोल सकता हूं मैं, अपैथी। अपैथी में मैं क्या बोल सकता हूं, कंप्लीट लॉस ऑफ इमोशंस, कंप्लीट लॉस ऑफ अफेक्ट बोल सकते हो, या फिर इमोशंस। कि सभी तरह के इमोशंस क्या हो जाएंगे बच्चों, पेशेंट में लॉस हो जाएंगे। अगर मैं खाली बात करता हूं कंप्लीट लॉस ऑफ प्लेरेबल इमोशंस या इफेक्ट, उसको क्या बोल सकते हैं बच्चों हम लोग, एनहेडोनिया। उसको क्या बोला जाता है, एनहेडोनिया। आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। कंप्लीट लॉस ऑफ अफेक्ट इमोशंस, ये क्या होता है, नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। दिस इज ऑल्सो द नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया।
schizophrenia, and schizophrenia is the most dangerous disease condition field of psychiatric, or we can say that schizophrenia is the cancer of psychiatry and depression is the common cold of psychiatry. Most important part. Next one is labile affect. नेक्स्ट वन इज लेबाइल अफेक्ट. इसका मतलब क्या होता है? लेबाइल का मतलब क्या होता है? सडन चेंज होना, सडन चेंज इन इमोशंस ऑफ पेशेंट, सडन चेंज इन इमोशंस ऑफ पेशेंट, सडन चेंज इन इमोशंस ऑफ पेशेंट. मतलब क्या होता है कि बार बार पेशेंट का क्या हो जाना? मूड चेंज हो जाना. किसमें देखने को मिल सकता है? मेनिया में देखने को मिल सकता है. स्किज़ोफ्रेनिया में भी क्या हो सकता है बच्चों? ये देखने को मिल सकता है. मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लोग इसको याद रखना, क्वेश्चन मार्क कर लेना कि एक पेशेंट थोड़ी देर टाइम के लिए क्या नॉर्मल बैठा हुआ, अभी एकदम से क्या हुआ? खुश हो गया, एकदम से नाराज हो गया, एकदम से फिर नॉर्मल हो जाता है. इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती हैं बच्चों. सारी की सारी हमारे पास मेनिया और स्किज़ोफ्रेनिया में हम लोग उनको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. और जो अपैथी है स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन दोनों में आएगा, ये याद रखना आप लोग. भाई डिप्रेशन में भी क्या हो जाता है? इमोशन सारे लॉस हो जाते हैं, वो फील ही नहीं कर पाता, बिल्कुल सुन्न होके बैठा रहता है वो. नेक्स्ट अब आता है हमारे पास ये पहले पॉइंट के 4 पार्ट हम लोगों ने पढ़े. पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा ब्लंट अफेक्ट, दूसरा फ्लैट अफेक्ट, थर्ड वन अपैथी एंड फोर्थ वन इज लेबाइल अफेक्ट. नेक्स्ट वन इज एंजाइटी. क्या होता है बच्चों? सेकंड पॉइंट का पहला पार्ट, या बी का मैंने शायद ऐसे लिखा हुआ था फर्स्ट पार्ट. बी का फर्स्ट पार्ट देखो आप लोग, एंजाइटी. एंजाइटी इन बिटवीन ऑफ द क्लास. सो अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों? एंजाइटी. एंजाइटी का मतलब क्या होता है? अनइजीनेस. क्या होता है? अनइजीनेस होता है किसी भी इमेजिनरी एक्टिविटी की वजह से, किसी भी इमेजिनरी रिस्पॉन्स की वजह से. तो मैं क्या बोल सकता हूं? एंजाइटी क्या है? कोई रियल थिंग नहीं है, कोई रियल चीज नहीं है. ये हम क्या होती है? सेल्फ ओवर एक्टिविटी की वजह से क्या होता है? ओवरवेलमिंग की वजह से क्या होता है? एंजाइटी होती है. एंजाइटी से मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के फाउंडेशन के भी बताऊंगा यहाँ पर, इसको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना. एंजाइटी का मतलब क्या है? लिख सकते हो अनइजीनेस टुवर्ड इमेजिनरी रिएक्शंस. रिएक्शन भी लिख सकते हो और एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, just before exams and practical, just before exams and practical. कि प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले क्या होगा? एंजाइटी हो सकती है, बहुत जबरदस्त एंजाइटी होती है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए होंगे, पता नहीं अंदर कैसा आदमी बैठा होगा जो हमारा असेसमेंट कर रहा होगा. नेक्स्ट वन आता है जस्ट बिफोर रिजल्ट. अब आप लोगों ने एग्जाम भी दे दिया, अब रिजल्ट की टेंशन हो गई है, तब भी आप लोग क्या हो सकते हैं बच्चों? वहां पर टेंशन, या सॉरी टेंशन नहीं, एंजाइटी हो सकती है जस्ट बिफोर रिजल्ट. जो फाइनल रिजल्ट आता है एग्जाम का, उससे पहले भी एंजाइटी हो सकती है. याद रखना, एंजाइटी की वजह से क्या होता है? हाइपर वेंटिलेशन. क्या होगा बच्चों? हाइपर वेंटिलेशन होगा. तो यहां पर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिलेगा. क्या देखने को मिलेगा? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिलता है. क्यों देखने को मिलता है हाइपर वेंटिलेशन में? देखना, ध्यान से सुनना. पेशेंट क्या हुआ? एंजाइटी में हुई, उसको सीवियर एंजाइटी हो गई, या एंजाइटिक अटैक बोल सकते हो आप लोग. एंजाइटी का क्या हुआ? अटैक हुआ. उसका हाइपर वेंटिलेशन करना स्टार्ट कर दिया उसने. हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से सुनना. अब यहाँ पर O2 का लेवल बढ़ चुका है, CO2 का लेवल क्या हो गया है? कम हो गया है. जितना ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो हमेशा याद रखना pH
क्या हो जाएगा, ब्लड का इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ब्लड का पीएच 7.45 से ज़्यादा होगा और CO2 क्या हो जाएगी, लेस देन 35 mm ऑफ Hg। ठीक है, CO2 कितने से कम होगी, 35 से कम हो गई, और पीएच कितने से ज़्यादा होगा, 7.45 से ज़्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। क्या होगा, सॉरी, एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। अब कई बच्चे मुझसे पूछे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो बाइकार्बोनेट के लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमेशा याद रखना बाइकार्बोनेट। अब पीएच क्या है, पीएच क्या है, बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन क्या है, कम है, तो बाइकार्बोनेट क्या करेगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा, कंपनसेट करना स्टार्ट करेगा कंडीशन को नॉर्मल करने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, नेक्स्ट वन अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों, एंजाइटी के बाद फियर। क्या होता है फियर, बी का सेकंड पार्ट आता है फियर। ये भी कैसा होता है बच्चों, अनप्लीजेंट रिएक्शन होता है। क्या होता है, अनप्लीजेंट रिएक्शन। लेकिन किसके लिए होगा अनप्लीजेंट रिएक्शन, रियल डेंजर के लिए। अनप्लीजेंट रिएक्शन टू रियल डेंजर। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि प्लीज स्विच ऑन द बटन, बटन को स्विच ऑन, उसको स्विच ऑन करो, प्लग में हाथ डालो, क्या आप हाथ डालोगे प्लग में, नहीं हाथ डालो, क्योंकि आपको पता है कि रियल डेंजर है वो, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा आप लोगों को, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोल दिया जाता है, फियर, उस कंडीशन बोल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों एजिटेशन। एजिटेशन थर्ड पॉइंट। देखो एजिटेशन का मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बेचैनी सी हो रही है, मैं रिलैक्स फील नहीं कर पा रहा हूं, तो उसमें क्या हो सकता है, पहले तो सबसे पहले पेशेंट को आता है एंजाइटी। दूसरा आता है बच्चों इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट, कि एजिटेशन में क्या होगा, साइकोमोटर एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हुई मिलती है बच्चों। कैसे, ध्यान से सुनना। साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हुई तो वहां पर क्या हो सकता है कि कोई बार बार किसी वर्ड को रिपीट कर सकता है, बार बार अपने पैरों को हिला सकता है, मैनरिज्म वगैरह शो कर सकता है। ठीक है, ये सब कंडीशंस वहां पर क्या हो सकती है, देखने को मिल सकती है। बार बार कोई एक सिंगल वर्ड को भी क्या कर सकता है, वो रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को और बोलता हूं तो क्या आ सकता है, रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। कहीं पर अगर एंजाइटी, साइकोमोटर एक्टिविटी और थर्ड वन क्या आता है बच्चों, वहां पर रेस्टलेसनेस, अगर ये तीनों चीजें कहीं पर दिखाई देती हैं तो वो क्या होता है, एजिटेशन। एजिटेशन होता है वो। नेक्स्ट वन आता है पैनिक। पैनिक का मतलब क्या होता है, अधिक जटिल हो जाना। क्या होता है पैनिक का मतलब, ज्यादा जटिल हो जाना। या मैं क्या बोल सकता हूं, सडन ऑनसेट ऑफ एंजाइटी। पैनिक का मतलब क्या है, सडन ऑनसेट ऑफ एंजाइटी, कि एकदम से क्या हो जाती है बच्चों, एंजाइटी ऑनसेट हो जाती है। पेशेंट अपने आप को क्या नहीं कर सकता, वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाता। सडन ऑनसेट ऑफ एंजाइटी। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, अगर सडन ऑनसेट होगा एंजाइटी का तो वहां पर क्या होता है, उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट क्या आते हैं, मेमोराइज हो जाते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट्स क्या हो जाते हैं, उसको रिकॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है जिसको क्या हो रहा है, पैनिक अटैक आया, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो अपनी हिस्ट्री बताएगा कि आज से 2 साल पहले, 2 years बिफोर 2 years क्या हुआ था, उसने कोई कार एक्सीडेंट देखा था। क्या हुआ था, कोई कार एक्सीडेंट देखा था, उस एक्सीडेंट में मेरी वाइफ और मेरे डॉटर दोनों क्या हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी। जब भी पेशेंट रिलैक्स होने की कोशिश करता है, फिर से क्या हो जाता है बच्चों, उनके सामने वो इवेंट आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या हो जाता है, एकदम से उसको एंजाइटी हो जाएगी, अनप्लीजेंट रिएक्शन आ जाएगी। किसकी वजह से, इमेजिनरी रिएक्शन की वजह से, बार बार सोचता रहेगा, बार बार उस चीज को रिकॉल करता रहेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पर्सन पैनिक हो जाता है। अच्छा बच्चों, कहां पर दिखाई देती है ये सिम्टम्स, सीन इन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सीन इन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आप सबको पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर और दूसरा पैनिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये हम लोगों ने क्या किया था, 2 डिस्कस किए थे। आगे भी हम जब स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे वहां आप लोगों को इजीली इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा।
दो पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए। पहला पढ़ा हम लोगों ने, फर्स्ट पार्ट का पहला पार्ट क्या था, ब्लंट इफेक्ट, फ्लैट इफेक्ट, अपैथी एंड लेबाइल इफेक्ट। एंड नेक्स्ट वन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंजाइटी, फियर, एजिटेशन एंड पैनिक। ये 3 वर्ड हम लोगों ने इंपॉर्टेंटली पढ़े हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब स्टार्ट होता है हमारे पास अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट। थर्ड पॉइंट आता है जो कि 4A सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में भी उसको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। देखो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना है इसको, टाइम बहुत कम है एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए और थोड़ा सा स्पीड में चलना है। अब क्या आता है देखो ध्यान से सुनो। अब थर्ड सी पॉइंट था हमारा, उसका फर्स्ट पॉइंट अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ये क्या होता है बच्चों, पहले लिख लेते हैं 4A सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। 4A सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। जब मैं आप लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पर आप लोगों को अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा कि 4A सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दूसरा देखो अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट, कि जिस टाइम पर उसको जैसा बिहेव शो करना चाहिए था वैसा बिहेवियर शो ना करके उसके शो करना। फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे पार्टी थी, किसी की मैरिज थी, वहां पर जाकर क्या करेगा, वो रोना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, वो रोना स्टार्ट कर देगा। दूसरा आता है किसी की डेथ हुई, वहां पर उसने हंसना स्टार्ट कर दिया। भी क्या कर रहा है, वो बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट शो कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अपोजिट इमोशंस, और क्या बोल सकता हूं मैं, बिहेवियर, opposite emotions behavior according to demand of the situation, according to demand of situation। जो सिचुएशन की जो डिमांड थी उसके अपोजिट बिहेवियर शो करना, तो क्या बोल दिया जाता है बच्चों, अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट। सो यू कैन राइट डाउन द एग्जांपल इन हिंदी। शादी में रोना, शादी में कोई रोने लग जाएगा जानबूझकर। ये नहीं है कि कोई 5 साल का बच्चा रो रहा हो, तो नेचुरल भी हो सकता है, गिर गया हो, लेकिन एक अडल्ट है बेफालतू का रो रहा है, किसी को कोई रीजन ही नहीं पता। दूसरा क्या आता है बच्चों, किसी की मौत पर हंसना। अब किसी की डेथ हो गई है और वहां पर बेवकूफ क्या कर रहा है, वो हंसता है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 4A सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, क्वेश्चन मार्क कर लेना। ESIC, रेलवे, इन सब चीजों में क्या क्या है पूछा गया, HSSC 2016, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। HSSC 2016 में ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर लिखा हुआ था कि आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4A सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सबसे पहला ऑप्शन वहां पर क्या था, ये अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट। क्वेश्चन मार्क कर लेना इसको। दूसरा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरेटर किससे फॉर्मेशन होती है, यूरेटर की कौन सी सेल से फॉर्मेशन होती है, तो यूरेटर की फॉर्मेशन होती है मेसोडर्म से। ये आप लोग याद रखना, किससे होती है यूरेटर की फॉर्मेशन, मेसोडर्म से। ये अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट हो गया। नेक्स्ट आता है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस सबको पता होना चाहिए, एम्बिवेलेंस क्या होता है। आप लोगों ने इसको देखा होगा, प्रेग्नेंट थी, डिलीवर आउट हुई है, अभी उसने एक न्यू बेबी को बॉर्न किया है, बर्थ दिया है किसी बच्चे को, वहां पर क्या होता है उसके माइंड में स्पेसिफिकली क्या हो सकता है, एम्बिवेलेंस। फॉर एग्जाम्पल किसी फीमेल का कोई रेप केस था, लेकिन फिर भी उसने क्या नहीं किया, उसने अवॉइड नहीं किया कि मुझे अबॉर्ट करवाना है नहीं करवाना है। जैसे ही वो बच्चा क्या होगा, डिलीवर आउट होगा, उसके मन में क्या कि मैं इस बच्चे को मार दूं। जैसे मारने, या तो क्या सोचेगी कि मैं इस बच्चे को मार दूं, और दूसरी तरफ क्या रखेगी, उसके लिए प्यार भी रखेगी। इसका कसूर नहीं है, ये लाइफ में जो आया वो किसका कसूर था, जो रेप जो करने वाले थे उनका वो कसूर था। तो क्या हो गया, दोनों चीजें क्या होती हैं, पर्टिकुलरली एक ही टाइम पर एक ही बच्चे के लिए क्या हो रही है, मदर के माइंड में आ रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, प्रेजेंस या प्रेवलेंस ऑफ 2 अपोजिट इमोशंस फॉर अ पर्सन एट अ सेम टाइम। तो क्या होता है बच्चों, अब देखो सुनना, एम्बिवेलेंस का मतलब या तो प्रेवलेंस बोलो या फिर प्रेजेंस ऑफ 2 अपोजिट इमोशंस। देखो यहाँ पर आइडिया मत लिखना बिल्कुल भी, बहुत सारे बुक्स में आप लोग क्या देखते हो, आइडिया, बहुत सारे टीचर्स बोल देते हैं आइडिया। प्लीज आइडिया मत लिखना, वो कोई आइडिया नहीं आता।
कि मैं इसको मार दूं, वो इमोशन आइडिया जो हम सोचते हैं, लेकिन ये तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली क्या आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं पास्ट की जो चीजें हैं उनको सोच करके। तो इसलिए आप लोगों को क्या लिखना है यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ टू अपोजिट इमोशंस फॉर अ सेम पर्सन at the same time, at the same time। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रेग्नेंट मदर आफ्टर डिलीवरी इन रेप केस। ठीक है, वो अपने बच्चे को मारना भी चाहेगी या फिर क्या सोचेगी कि इसका कोई भी कसूर नहीं है। दूसरा क्या आता है बच्चों, देखो अनवांटेड प्रेगनेंसी। क्या होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी, किसी लड़की के चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी प्रेग्नेंट होना और किसी बच्चे को देना। तो उसके अगेंस्ट क्या आ सकता है, उसके माइंड में टू अपोजिट इमोशंस क्या कर सकते हैं, एम्बिवेलेंटली क्या कर सकते हैं, मूव आउट कर सकते हैं। ये क्या होता है, एम्बिवेलेंस हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना आप लोग। अच्छा, कहां पर दिखाई देता है एम्बिवेलेंस, स्किज़ोफ्रेनिया कहां पर आता है बच्चों, स्किज़ोफ्रेनिया में इसको दिखाई या देखा जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों एनहेडोनिया, लॉस ऑफ वेरिएबल मूवमेंट या इमोशन, सॉरी मूवमेंट नहीं, इमोशंस। एनहेडोनिया ये थर्ड का क्या है, थर्ड पार्ट एनहेडोनिया। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं आप लोग लॉस ऑफ प्लेरेबल इमोशन। लॉस ऑफ प्लेरेबल इमोशंस, इसको क्वेश्चन मार्क करके रखना आप लोग। ठीक है, कहां पर होता है नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, मोस्ट इंपोर्टेंट नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सबको क्लियर दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट अब मैं डिस्कस करता हूं बच्चों आप लोगों के साथ, किसी भी पेशेंट में अगर आप लोगों को एम्बिवेलेंस दिखाई दे तो लिखना ओनली सैड फीलिंग। क्या आता है बच्चों, ओनली सैड फीलिंग। किसी को भी देख लोगे, अगर उसको आप लोग किसी चीज के किसी नेगेटिव चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हो तो आपके माइंड में हमेशा कैसी आएंगी, नेगेटिव फीलिंग्स ही वहां पर आएंगी। नेक्स्ट आता है बच्चों एलेक्सीथाइमिया। क्या आता है, एलेक्सीथाइमिया। देखो अब एलेक्सीथाइमिया का मतलब क्या है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है स्किज़ोफ्रेनिया का, क्या होता है, कोई आपके पास कोई भी स्किज़ोफ्रेनिया डिप्रेशन का पेशेंट आ जाए, कोई मेनिया को छोड़ करके कोई डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया कोई पेशेंट आए, आप लोग उसके इमोशंस को असेस करने की कोशिश करते हो। यू वांट टू असेस द इमोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट बट यू कांट असेस, मतलब आप उसको बता नहीं सकते कि इसके माइंड में क्या चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि पेशेंट ही क्या नहीं कर पाता, वहां पर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस ऑन फीलिंग, खुद की फीलिंग को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, चाहे वो सैड फीलिंग हो, हैप्पी फीलिंग हो, अच्छी फीलिंग, बुरी फीलिंग हो, किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। किस में नहीं कर पाएगा, दो मेन डिजीज कंडीशन आती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया एंड मेनिया। अच्छा, भोपाल एम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा गया था एलेक्सीथाइमिया इज मोस्ट कॉमनली उन्होंने पूछा हुआ था। उन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए, स्किज़ोफ्रेनिया होगा या फिर मेनिया होगा। तो क्या दिया जाता है बच्चों वहां पर, मोस्ट इंपोर्टेंटली स्किज़ोफ्रेनिया को आप लोग प्रायोरिटी देना। अगर सेकंड ऑप्शन अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो किसको प्रायोरिटी दोगे, आप लोग मेनिया को प्रायोरिटी देते हो। नेक्स्ट वन आता है बच्चों थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है वो क्या आएगा, देखो ध्यान से सुनना आप। अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़े हैं इसके,
क्या क्या पढ़ लिया? फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लंट, फ्लैट और अपैथी के बारे में, ब्लंट इफेक्ट, फ्लैट इफेक्ट और अपैथी, और सबसे लास्ट में क्या पढ़ा? फिर लेबाइल इफेक्ट के बारे में। फिर एंजाइटी, फियर, पैनिक और एजिटेशन के बारे में पढ़ा। फिर अब ये थर्ड वन हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट, एम्बिवेलेंस, एनहेडोनिया एंड एलेक्सीथाइमिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फोर्थ पॉइंट, डीपर्सनलाइजेशन। पहला पॉइंट क्या आएगा? डीपर्सनलाइजेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीपर्सनलाइजेशन? ध्यान से तो देखना। इस डी का मतलब क्या होता है? इसके दो पॉइंट बनते हैं, डी पर्सोना लाई। डी का मतलब खुद से, पर्सोना, सॉरी माफ करना, डी का मतलब क्या होता है? अलग होना। पर्सोना का मतलब खुद से, क्या होता है? खुद से। और ली का मतलब क्या होता है? जो प्रोसेस, पूरी प्रोसेस जिसमें पेशेंट खुद से अलग हो जाता है उसको क्या बोल दिया जाता है? डीपर्सनलाइजेशन। क्या बोला जाता है बच्चों इसको? डीपर्सनलाइजेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पेशेंट खुद से क्या हो जाता है? बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, खुद से क्या हो जाता है? बिल्कुल अलग हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोल दिया जाता है? डीपर्सनलाइजेशन वहां पर बोल दिया जाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसकी डेफिनेशन? व्हेन अ पर्सन सेपरेट और कीप विड्रॉल फीलिंग फ्रॉम सेल्फ। खुद से ही क्या हो जाता है? वो अलग होने की फीलिंग रखने लग जाए। कहां पर आएगा बच्चों? ये स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। अब आप लोग ये पूछोगे सर स्किज़ोफ्रेनिया कौन सी स्किज़ोफ्रेनिया? हमेशा याद रखना सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। नाम तो बड़ा सिंपल है इसका, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, लेकिन जितनी भी स्किज़ोफ्रेनिया है सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे डेंजरस डिजीज कौन सी होती है? सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको ट्रीट करना डिफिकल्ट होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि रोड साइड पे जो जिनको कपड़े पहनने का नहीं पता होता, शर्ट को क्या किया और टांगों पे बांधा हुआ है, पैंट को सिर पे डाला हुआ है, जुराबों को हाथों में पहना हुआ है, मास्क को रखा है, शर्ट को गर्दन में लपेट रखा है। ऐसे पेशेंट्स जिनका क्या होता है? खुद की पर्सनैलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, ड्रेस उनको नहीं पता, खाते कैसे हैं, मुट्ठी भर भर खाना खा रहे हैं, ठीक है, गंदे नाली का पानी पीते हैं, वो किसी को भी गालियां देना स्टार्ट कर देंगे, पत्थर फेंकना स्टार्ट कर देंगे, थूक फेंकना स्टार्ट कर देंगे, ओपनली मास्टरबेट करते हैं, छेड़खानियां करते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि आप लोग पेशेंट को हॉस्पिटल में देखते हो तो क्या करता है? वो सॉक्स में अपनी पोटी को भर के क्या करता है? घुमा करके पेशेंट्स के ऊपर फेंकना स्टार्ट कर देगा। इतनी डिस्टर्ब पर्सनैलिटी अगर हम लोग देखते हैं तो वो किस में देखने को मिलती है बच्चों? सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया में डिस्टर्ब पर्सनैलिटी हम लोग को देखने को मिलती है, विच इज डिफिकल्ट टू ट्रीट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ और वेज ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये क्या होता है बच्चों? हम लोगों ने क्या देखा कि डीपर्सनलाइजेशन सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खुद से क्या हो जाता है? बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, कोई पेशेंट से आप लोग पूछते हो कि आपने को गाली क्यों दी, वो ये बोलेगा कि ये तो मेरी आत्मा काम कर रही है, मेरे में तो दिमाग ही नहीं है, मेरे में तो दिमाग ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी आत्मा काम कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डूइंग विच इज बीइंग डन बाय मी। जो भी काम मैं कर रहा हूँ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। नेक्स्ट वन अब हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, डीरियलाइजेशन। नेक्स्ट वन क्या आता है? डीरियलाइजेशन। सो derealization is most important than depersonalization, because derealization के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, depersonalization का इतना अभी तक आया नहीं है। derealization क्या होता है बच्चों? derealization, फिर वही डी का मतलब अलग होना, रियल का मतलब रियलिटी है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अलग होना, ठीक है। लाई का मतलब क्या होता है? प्रोसेस जिसमें सारी चीजें क्या आती हैं? देखने को मिलती है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? रियल फीलिंग दैट दिस वर्ल्ड इज फेक। रियल फीलिंग दैट दिस वर्ल्ड इज फेक। क्या इस वर्ल्ड में सब कुछ फेक है क्या? नहीं, सब कुछ फेक तो नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर सच है कि सबको मरने के बाद क्या होता है? दफनाया जाता है या फिर जला दिया जाता है,
टाइम पे क्या आता है, ये रियल हमारी, तो जो पेशेंट क्या समझते हैं कि रियल फीलिंग होती है कि है ही नहीं, ये सारी की सारी चीजें फेक, वो बिल्कुल गलत सोचता है, खुद को क्या कर लेता है, इन्वायरमेंट से सेपरेट कर लेता है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से खुद वो अलग कर लेता है। अच्छा बच्चों, ये भी कहाँ पर देखने को मिलता है, स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलेगा। क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मूड स्विंग्स। क्या होता है, मूड स्विंग्स। एक एग्जांपल याद रखना, कभी खुशी कभी गम। कभी हंसना स्टार्ट कर देगा और कभी रोना स्टार्ट कर देगा। ये दोनों चीजें क्या रहती हैं, इस कंडीशन में मूड स्विंग्स में देखने को मिलती है। मेनली कहां पर आता है, मेनिया में। कहां पर आता है मूड स्विंग, मेनिया में। वो पेशेंट कभी भी हंसना स्टार्ट कर सकता है, कभी भी रोना स्टार्ट कर सकता है, लेकिन नॉर्मल लिमिट में नहीं करेगा वो सब कुछ। क्या करेगा, एक्सेसिव लिमिट में क्या करता है वो, एक्सेसिव लिमिट मतलब नॉर्मल से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल की क्या है, ध्यान से देखना, ये हमारी लाइफ की नॉर्मल लाइन है। कोई भी पेशेंट क्या कर रहा है, अपनी एक्सेसिव हैप्पीनेस शो करता है, तो इस तरीके की एक्टिविटी वो शो कर सकता है। दूसरा, अगर फिर से मैं लिखता हूँ कि नॉर्मल लाइफ है हमारी, यहाँ पर पेशेंट के इमोशंस क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं इस तरीके से। या तो वो रो सकता है या फिर हंसेगा, लेकिन एक ही टाइम पर वो क्या करता है, दोनों चीजों को क्या करता है, वो अलग अलग टाइम पे क्या कर सकता है, अलग अलग फीलिंग देगा, कभी रोएगा कभी हंसेगा। ये क्या होते हैं बच्चों, हमारे सारे जितने भी डिस्टर्बेंस होते हैं इमोशंस के, वो क्या हो गए यहाँ पर अब कंप्लीट होते हैं। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बच्चों के, यहाँ पर 3 तरह के इमोशंस हम लोग मेनली देखते हैं। पहला क्या आता है, प्लेरेबल इमोशंस, दूसरा आता है अनप्लेरेबल इमोशंस, एंड थर्ड वन इज अदर्स इमोशंस। जो पहला हमारा प्लेरेबल इमोशंस हम लोग देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लेरेबल इंजॉयबल इमोशंस को फील करते हैं। पहला यूफोरिया, दूसरा इलेशन, तीसरा एक्सेलेशन, एंड लास्ट वन इज एक्सटेसी। ऐसे ही फिर मैंने आप लोगों को बोला कि अनप्लेरेबल इमोशंस में 2 चीजें आती हैं। पहली डिप्रेशन, वो हम लोग डिजीज कंडीशन अलग से पढ़ेंगे। दूसरा आता है ग्रीफ। ग्रीफ प्रोसेस ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताता हूं, जब मैंने आप लोगों को ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के साथ में मैंने बताया था आप लोगों को कि ग्रीफ प्रोसेस कुबलर रोज ने दिया था, 1952 में दिया था, विच हैज 5 स्टेजेस, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, एक्सेप्टेंस एंड डिप्रेशन। ये 5 चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, कोई पेशेंट आता है एमआई का, हॉस्पिटल में आ रहा है कोई पेशेंट, वो आता है, उसका डायग्नोस वगैरह किया जाता है, तो पेशेंट को बोला जाता है कि आपको एमआई है। वो क्या करेगा, गुस्सा करेगा, वो बोलेगा कि नहीं सब कुछ ठीक है, वो डिनाइल करेगा उस चीज पे। क्या करेगा, डिनाइल करेगा। फिर से आप लोग बोलते हो कि नहीं आपको सच में एमआई है, यू नीड फ्रीक्वेंट ट्रीटमेंट, आपको क्या है कि आपको अभी भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट, आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। वो क्या करेगा, फिर गुस्सा होगा। थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, जब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा, वो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, प्लीज मुझे सच बताओ। फिर वो बार्गेनिंग करने की कोशिश करेगा। फिर क्या आएगा, लास्ट में एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मुझे एमआई है, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर मुझे सडन क्या है ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट। और सबसे लास्ट में जब उसके ट्रीटमेंट से जब वो सफर करता है, उसे डर लगने लग जाता है कि क्या मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो क्या हो सकता है उस कंडीशन में उसको डिप्रेशन के केस का सामना करना पड़। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इमोशंस के क्या हो गए, सारे के सारे डिस्टर्बेंस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों डिस्टर्बेंस मेमोरी, डिस्टर्बेंस इन मेमोरी। देखो अभी तक हम लोगों ने कितना डिस्कस किया है, जितने भी हमारे कंपोनेंट ऑफ माइंड है सबके बारे में हम लोग ऑलमोस्ट क्या कर चुके हैं। अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्टर्बेंस, जितने भी इमोशंस हमारे कंपोनेंट ऑफ माइंड में आ रहे हैं, मैंने आप लोगों को कंपोनेंट ऑफ माइंड की एक ट्रिक बताई थी, कैप्टिमसिस, कॉन्शियसनेस, एक्टिविटी, परसेप्शन, थॉट, इमोशंस। थॉट, इमोशंस, ये हम लोग क्या कर चुके हैं, 5 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन आता है फिर हमारे पास इमोशंस के पास पहला एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर आता है बच्चों अटेंशन। देखो अटेंशन का मतलब क्या है कि हम कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, किसी चीज पर अपना फोकस पे कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, अटेंशन। उसके बाद क्या आता है, फिर आता है हमारे पास मेमोरी। मेमोरी में आप लोगों को बताऊंगा। दूसरी बात, अगर कोई पेशेंट अटेंशन भी पे नहीं कर पा रहा है, मतलब कुछ टाइम के लिए भी फोकस नहीं कर पा रहा है किसी चीज पर भी, उसको क्या बोला जाता है, सीवियर मेनिया या फिर डिलीरियस मेनिया हम लोग उसको बोल सकते हैं। फिर आता है बच्चों कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, अटेंशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या होता है, अटेंशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए क्या करते हैं हम लोग, किसी चीज पे फोकस अटेन करते हैं वहां पर, उसको क्या बोल दिया जाएगा, कंसंट्रेशन।
अगर उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाए या तो फिर वहां पर क्या हो सकता है, डिप्रेशन, मेनिया और स्किज़ोफ्रेनिया, तीनों कंडीशन वहां पर देखी जा सकती है। अगर आप लोगों से फिर भी पूछ लिया जाए अगर कंसंट्रेशन तो पहली चॉइस किसको दोगे आप लोग? हमेशा आंसर करना मेनिया को, कि मेनिया में क्या होता है, पेशेंट ज्यादा एक्साइटेड रहता है हर चीज को करने के लिए, पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, पीना छोड़ देगा, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उसको पॉकेट फूड दिया जाता है। कौन सा फूड दिया जाता है? पॉकेट फूड। नेक्स्ट वन फिर हम लोग देखते हैं इनसाइट का मतलब क्या होता है? इन का मतलब खुद का मेंटल स्टेटस और साइट का मतलब कंफर्म होना, कि ऐसा पेशेंट खुद को, जिसको खुद के मेंटल स्टेटस के बारे में पता, उसको क्या बोल दिया जाता है? इनसाइट। अगर पेशेंट को इनसाइट के बारे में नहीं पता तो इसका मतलब पेशेंट किससे सफर करता है? साइकोटिक प्रॉब्लम से सफर कर रहा है उस टाइम पे वो। और किस डिजीज, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2017 भोपाल एम्स में, कि ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है, ऐसी कौन सी साइकोटिक प्रॉब्लम है जिसमें इनसाइट प्रेजेंट रहता है? हमेशा आंसर करना डिलीरियम। किसमें इनसाइट प्रेजेंट रहता है? डिलीरियम में हमेशा इनसाइट प्रेजेंट रहेगा, विच इज साइकोटिक प्रॉब्लम और अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट जजमेंट। जजमेंट का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर। और साइकोसिस में क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर लॉस्ट, बट इन केस ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर जजमेंट विल बी प्रेजेंट। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों मेमोरी में डिस्टर्बेंस के रिगार्डिंग, डिस्टर्बेंस इन मेमोरी। तो लास्ट पॉइंट बचा है अब ये हमारा कंपोनेंट ऑफ माइंड में, जिसके बेस में हम लोगों ने साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस किया था। तो अब हमारा मेन पॉइंट क्या आता है बच्चों? डिस्टर्बेंस इन मेमोरी। मेमोरी में क्या क्या डिस्टर्बेंस आप लोगों को दिखाई दे सकता है? देखो हमारे पास तीन तरह के टाइप्स आते हैं हमारे पास मेमोरी में भी, तीन तरह के। हाइपर एमनीशिया, दूसरा क्या आता है? एमनीशिया, तीसरा आता है पैरा एमनीशिया। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों पॉइंट हमारे पास? हाइपर एमनीशिया। क्या होता है हाइपर एमनीशिया? ऐसे पेशेंट्स या फिर ऐसे पर्सन जिनके पास क्या होती है, बहुत ज्यादा मेमोरी प्रेजेंट होती है। हाइपर एमनीशिया का मतलब क्या होता है? ज्यादा मेमोरी होना। एमनीशिया का मतलब ये मत समझ लेना कि मेमोरी लॉस हो गई, यहां पर याद रखना ज्यादा मेमोरी स्टोर होना, ज्यादा मेमोरी होना। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों एमनीशिया, मेमोरी का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जहां पर मेमोरी का क्या हो जाता है? लॉस होना स्टार्ट हो जाए। पहला रिट्रोग्रेड एमनीशिया। क्या होता है बच्चों? रिट्रोग्रेड एमनीशिया, किसी भी एक्सीडेंट के बाद कोई भी मेमोरी का लॉस हो जाना, अपनी पहले की चीजों को भूल जाना, उसको क्या बोल दिया जाता है? रिट्रोग्रेड एमनीशिया। फिर आता है एंटीरोग्रेड एमनीशिया, जैसे आप लोगों ने गजनी मूवी देखी होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कुछ टाइम पहले की चीजों को क्या करता है? वो भूलना स्टार्ट कर देता है, उसको क्या बोल दिया जाता है? रिट्रोग्रेड एंटीरोग्रेड एमनीशिया। फिर आता है बच्चों सर्कमस्क्राइब्ड एमनीशिया। सर्कमस्क्राइब्ड एमनीशिया, इसका मतलब क्या होता है कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर दिन का क्या हो गया है, कोई पेशेंट क्या कर गया है, उसको भूल गया है किसी एक पर्टिकुलर दिन के इवेंट को। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने संडे मूवी देखी होगी, उसमें जो आयशा टाकिया है वो क्या करती है, संडे के दिन क्या हो जाती है, उन चीज़ों को भूल जाती है। ड्यू टू द रेप विक्टिम होने की वजह से वो उस हरासफुल मूवमेंट को क्या करती है? भूल जाती है। तो उस एमनीशिया को क्या बोला जाता है? सर्कमस्क्राइब्ड एमनीशिया। नेक्स्ट आता है, दो पॉइंट हमारे हो गए हाइपर एमनीशिया और एमनीशिया। थर्ड पॉइंट की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो वहां पर क्या आता है बच्चों? मेन पॉइंट, थर्ड पॉइंट आएगा अब हमारे पास। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पैरा एमनीशिया से, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इस पे आता क्या है? सबसे पहला कन्फाबुलेशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कन्फाबुलेशन से। कन्फाबुलेशन का मतलब क्या होता है? फॉल्स मेमोरी से क्या करते हैं हम लोग? अपनी जो पीछे वाली जितने भी मेमोरी फीलिंग्स जो बची हुई हैं, जो गैप बचा हो, उसको फिल कर लेते हैं। अगर सर्कमस्क्राइब्ड एमनीशिया है, सॉरी, कन्फाबुलेशन के लिए किस होना जरूरी है? सर्कमस्क्राइब्ड एमनीशिया का। आप लोग तब तक कन्फाबुलेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हो, या कोई पेशेंट तब तक परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक उसके पास सर्कमस्क्राइब्ड एमनीशिया नहीं, उसके पास कोई ऐसा दिन ही नहीं बचा जहां पर वो फॉल्स मेमोरी गैप को फिल कर सके। ठीक है, तो वो क्या होता है बच्चों? फॉल्स मेमोरी गैप में हम लोग कन्फाबुलेशन वहां पर होना जरूरी है। दूसरा आता है डेजावू। डेजावू, डेजावू, डेजावू का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। जब हम लोग क्या समझते हैं, हम खुद को किसी अननोन पर्सन के लिए क्या बताते हैं? नॉन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामने से कोई
सेलिब्रिटी आता है और पेशेंट क्या बोलता है कि मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, ये मेरा दोस्त है, जाकर के सेलिब्रिटी से हाथ मिला के बोलेगा कि मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ। डेजा वू का मतलब क्या होता है? अननोन, सॉरी, नॉन टू अननोन, अननोन के लिए जानकार बनना। दूसरा आता है ज़ैमसैवू। क्या आता है? ज़ैमसैवू। ज़ैमसैवू जानकर हो, मान लो कोई दूसरा पर्सन मेरे को जानता है और वो मेरे सामने आकर के बोलता है कि कैसा है, मैं ये बोलूँगा कि मैं तेरे को जानता ही नहीं हूँ। मोस्टली किसमें जिनके लव अफेयर होते हैं, ज़ैमसैवू उनमें दिखाई देती है। ठीक है। डेजा वू का मतलब क्या होता है? नॉन टू अननोन और अननोन टू नॉन। किसी जानकार के लिए भी खुद को क्या बताना कि मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। जैसे सामने बीवी बैठी हो, कोई लड़की आ जाए, उसको क्या बोलेगा कि मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर लव अफेयर में ज़ैमसैवू सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और फेक पर्सनैलिटी जो सोसाइटी से दिखावा करता है, उसमें क्या आता है? डेजा वू हम लोगों को देखने को मिलता है।